नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले की क्लास में हमने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 जिसकी परीक्षा तिथि 5/6/2016 थी, ठीक है, उसके हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता वाले भाग को हमने पढ़ा था। तो आज दोस्तों हम इसके समान अध्ययन वाले पोर्शन को कवर करेंगे। और चलते चलते आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि UPSSC द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछा जाता है ये सब, और इस पर जो आए हुए प्रश्न हैं कई बार UPSSC द्वारा अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें भी आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इस संस्था के द्वारा कोई भी परीक्षा कराई जाए उसके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे UPPET हो, ठीक है, या कोई दूसरा कोई भी एग्ज़ाम। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपने क्लास। तो हिंदी का तो हमने कवर कर लिया था, है ना। और अब हम चलेंगे, ये देखिए, समान अध्ययन वाले पोर्शन पर। समान अध्ययन में भी जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, और इसमें जो करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शामिल हैं, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि किन टॉपिक्स के करंट अफेयर्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि पहला प्रश्न इसका सामान्य अध्ययन का पहला ही प्रश्न है जो कि बजट पर आधारित है। तो आप जानते हैं बजट से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, और पूछने का तरीका क्या है। जैसे कि पूछा है, रक्षा बजट भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो जैसे कि ये चौथा स्थान था उस समय 2016-17 में। तो आपको रक्षा बजट को ध्यान से पढ़ना और कुछ खास मंत्रालय के बजट को ध्यान देना, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आदि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। देखिए पहला प्रश्न, बाबर एवं लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के दरअसल पहला युद्ध लड़ा गया था पानीपत का, ठीक है, 1526 में, ठीक है। लेकिन जो दूसरा युद्ध था पानीपत का द्वितीय युद्ध, वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर की तरफ से अकबर के साथ जो है इसका जो काजी था वो था, और हेमू जो है एक मंत्री था। तो अब देखिए ये जो कब होता है, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक आदिल शाह सूर तथा अकबर के बीच में हुआ था। तो अफगान का शासक था आदिल शाह सूर, इसके वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद विक्रमादित्य उर्फ हेमू, ठीक है। तो इसका जो सेना नायक था हेमचंद विक्रमादित्य हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंख में एक तीर लग गया। किसके? हेमू की आंख में एक तीर लग गया और वह अपना आपा खो बैठा। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध इस तरह से अकबर की जीत हुई, ठीक है। तो इसके साथ अकबर के साथ बैरम खान था, इसका मुख्य संरक्षक था। युद्ध की मुख्य रणनीति और मुख्य जो कमांड कह सकते हैं वो बैरम खां के ही हाथ में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक इतिहास का प्रश्न हमने देखा किस तरह से मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न पूछा गया है। और एक सेकंड, ये काफ़ी कहाँ आ गए हम, तो हिंदी का प्रश्न है। अगला हमारे पास है ये, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं खेल खिलाड़ी से, ठीक है। बॉक्सिंग खेल क्या है उस पर आधारित अगर इस समय हो तो आप उसे ध्यान दें। नेक्स्ट है इतिहास से प्रश्न, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और आज़ादी के बाद तक भी थे, ठीक है। आज़ादी के बाद ये जो है अपना पद जब छोड़ते हैं तब राजगोपालाचारी बनते हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर कहेंगे
तब भी लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आएगा। यहाँ पर देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके साथ ही एक और यहाँ पे फैक्ट जोड़ा गया है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान दें थोड़ा सा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान से संबंधित है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की मात्रा कितनी होती है? तो आयरन की मात्रा कितनी होती है? तो अप्रॉक्सीमेटली 32% टू 35%। लगभग कितना होता है? 32 से 35% के बीच होता है। देखिए, पृथ्वी की संरचना में आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.17%, सिलिकॉन 15.1% और मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकिल 1.8%, कैल्शियम, एल्यूमिनियम तथा शेष अन्य तत्व पाए जाते हैं। भू रसायन शास्त्री F.W. क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूप्रकृति में लगभग 47% ऑक्सीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, ये जनगणना पर आधारित है। कम से कम एक दो प्रश्न जनगणना पर भी आता है। तो पूछा है कि उत्तर प्रदेश, विशेषकर उत्तर प्रदेश स्पेशल का जनगणना आप पढ़िएगा, ठीक। तो जनसंख्या घनत्व पूछा है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, What is the percentage increase of annual budget estimates of Uttar Pradesh for the year 2016-17 as compared to the original budget estimates of the Uttar Pradesh for year 2015? देखिए, जब भी परीक्षा काल होगा उसमें प्रीवियस ईयर के मुकाबले कितने % की बढ़ोतरी की गई, ये बात यहाँ पर पूछा गया था 2016 में। तो जरूरी नहीं कि यही प्रश्न बार बार आए, लेकिन इससे आधारित या इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकते हैं बजट से। देखिए, दूसरा प्रश्न है। तो बजट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चूँकि पुराना है तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं। हर साल जो बजट पेश होता है उत्तर प्रदेश का, अपने पिछले बजट का जो है कुछ गुना ज़्यादा ही होता है, कुछ प्रतिशत ज़्यादा ही होता है, ठीक। अब देखिए, पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना है? तो पृथ्वी का अर्ध व्यास 6371 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे तथा आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। अब तक ज्ञात उपग्रहों में यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका विषुवतीय त्रिज्या 6378 किलोमीटर तथा ध्रुवीय त्रिज्या 6357 किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर तथा कुल क्षेत्रफल 51,000,100,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 510, 100 और 30, इस तरह से आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में, देखिए यूपी स्पेशल से कितने प्रश्न आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा आपका है जौनपुर में, यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य के अन्य जिलों में देखें तो जैसे कि आजमगढ़ में 1019, आजमगढ़ में 1019 यानी प्रति 1000 पुरुष पर 1019 महिलाएं, बहुत ही अच्छा इसका भी है। देवरिया का भी लिंगानुपात अच्छा है, जौनपुर का भी अच्छा है, जौनपुर का तो नंबर 1 है ही, ठीक है। तो दिए गए जो भी हैं उसमें जो है आजमगढ़ दूसरे स्थान पे और देवरिया तीसरे स्थान पे है, और गोरखपुर 944 लिंगानुपात के मामले में। तो इन चीज़ों को आप देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? ये देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कहा गया इसमें ऑप्शन है भानुचंद्र गुप्ता, श्री HP मोदी, श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी या श्री बुरगुला रामकृष्ण राव। तो सही उत्तर क्या है? श्री चंद्र भानु गुप्ता। देखिए, श्री
हा हारमसजी पेरोशा मोदी, श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी तथा श्री बुरगुला राव रामकृष्ण राव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। श्री भानुचंद्र गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताना था, कभी किसने नहीं संभाला था, तो ये जो पहला ऑप्शन है श्री चंद्र भानु गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, तो ये 1942 में हुआ था। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ये नारा लगाया था। ऑप्शन नंबर बी, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर तरह का प्रयत्न करे। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी, जहां कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया था। 9 अगस्त को भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाए, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व भारत की प्रत्येक जनता खुद कर रही थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने तथा उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में अथक प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो ये मंगल ग्रह को जाना जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, लेकिन चूंकि इसमें पूछा गया है तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सौर मंडल में मंगल ग्रह सूर्य से पृथ्वी के क्रम में चौथा, आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि लाल दिखती है, जिसके कारण इसके लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को युद्ध के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। अगला, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए, और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1975 में मुंबई में किया। इसका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत की धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1989 में। देखिए, ये सब आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, यूपी स्पेशल का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राज्य में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, तो देखिए, जमशेदपुर तो होता ही है, दूसरा है बर्नपुर में भी होता है। झरिया देखिए स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में भी स्टील का निर्माण होता है। अब देखिए, झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। विकल्प दिए गए सभी विकल्प स्टील उत्पादन से संबंधित हैं। तो झरिया में क्या होता है, कोयला उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद, न्यायमूर्ति कैलाशनाथ गोयल या इनके मेहरोत्रा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इनके मेहरोत्रा। देखें, ये सब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्तों को सर्वाधिक लंबा कार्यकाल न्यायमूर्ति इनके मेहरोत्रा का है, जो 16 मार्च 2006 से
30 जनवरी 2016 तक पद पर बने रहे। न्यायमूर्ति मुर्तला हुसैन 1983 से 89 तक और कैलाश नाथ गोयल 1989 से 1995 तक। तो देखिए पुराना प्रश्न है, इससे ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि उस समय करंट में बात थी, 2016 में रिटायर हुए थे, तो 2016 का ये प्रश्न है, इसलिए इससे प्रश्न बना था। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो जो हमारा भारत का राष्ट्र चिन्ह है वो अशोक के स्तंभ से लिया गया है। तो देखिए इसमें बौद्ध विहार गया, देखिए गया स्थित बौद्ध विहार से नहीं लिया गया है, देखिए क्योंकि बौद्ध विहार में गया में नहीं है, जो आपका सारनाथ में है वहाँ पर, और कोलकाता में भी नहीं है, पटना में, तो सारनाथ में देखिए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया, तो डी ऑप्शन सही है। जो 4 सिंह हैं और जो है वो चारों तरफ मुंह करके खड़े हैं, और नीचे जो है बीच में एक चक्र है, और दोनों तरफ दो अलग अलग जानवर जो है उसमें बने हुए हैं। तो देखिए इसमें एक्सप्लेन भी किया गया, और उसके सबसे नीचे लिखा सत्यमेव जयते, जो कि मांडुकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के ऊपर चिन्ह वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सिंह तथा एक सांड की उभरी हुई मूर्तियां हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर कानून का धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक चिन्ह को राजकीय प्रतीक स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती? देखिए जो प्रश्नकाल था उस समय जो है 12 पास कन्याओं को जो है आगे की पढ़ाई के लिए कन्या विद्याधन योजना की व्यवस्था थी। ठीक है, तो चूंकि पुराना प्रश्न हो गया है, इसको एक्सप्लेन को पढ़ने कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस पर आधारित जैसे जो बच्चों के लिए इस वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है उसको इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो भी फ्री टैबलेट वगैरह दिए जा रहे हैं, और जो फ्री कोचिंग वाली जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में आपको एक बार रिवीजन करना होगा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सी लेवल? निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो इसमें दिया है दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या डलहौजी। तो दिए गए जो है उसमें से ऊटी है। ठीक है, इसमें सबकी ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है, जैसे दार्जिलिंग 2050 मीटर में, और ऊटी जो है 2240 मीटर। ठीक है, और शिमला 2202 और डलहौजी 1970 मीटर। तो सबसे ज़्यादा किसका 2240 मीटर है, यानी ऊटी सबसे ऊंचा है इन दिए गए ऑप्शंस में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो किसके संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, और आयंगर समिति केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से तथा ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों मूल कर्तव्यों की सूची आप देखेंगे तो कुल कितने मूल कर्तव्य उसमें निर्दिष्ट किए गए? तो 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें से पर्यावरण, वन्य जीव और झीलों आदि जितने भी हैं उनका रक्षा करना, आवश्यकता पड़े पर देश की रक्षा करना, और देश में जो है समन्वय की भावना को विकसित करना, और यदि आप 14 वर्ष का कोई बालक आपके घर में है और आप गार्जियन हैं तो जो है उसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। ये कुछ मुख्य बातें हैं। इसके अलावा जितनी बातें हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड, देखिए ऑस्कर इन ईयर 2016 फॉर द डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री या वित्त चित्र श्रेणी में ऑस्कर किसने प्राप्त किया था?
तो ये 2016 का है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें जो है आसिफा कपाड़िया ने तथा जेम्स ग्रे रीस को प्रदान किया गया था। लेकिन अब हमें 2000 देखिए वर्ष 2020-21 में 93वां माई ऑक्टोपस टीचर के लिए पिप्पा एर्चिल तथा जेम्स रीड और क्रेग फोस्टर को प्राप्त हुआ था। तो ये नाम याद रखिएगा कि ये जो अवार्ड है 2020-21 में, ठीक है, माई ऑक्टोपस टीचर के लिए पिप्पा चर्चिल को, जेम्स रीड को और क्रेग फोस्टर को प्राप्त हुआ है। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धा पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो देखिए ये उस समय की है, इसलिए इसको हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 300 से 400 रुपये की गई थी उस समय। और जो कि अब ज्ञातव्य है कि अब मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन की राशि 1000 रुपये कर दी गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि इस समय मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन की राशि कितनी है, तो 1000 रुपये है। ठीक है, तो ये योजना शुरू कब हुई थी, तो ये हुई थी लगभग 2016 के दौर में, मतलब ये जो समाजवादी सरकार में, ठीक है, जो कि पहले 300 रुपये मिलती थी, बाद में इसको 400 रुपये कर दिया गया था। अब चूँकि लगभग उसके कई साल हो गए, लगभग 8 साल हो गए, तो 1000 रुपये कर दी गई है। अगला है अर्जुन अवार्ड के बारे में पूछा, तो यह ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्ड एक बार अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस समय जो है 2011 में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार कुल 35 खिलाड़ी को दिया गया था। ठीक है, 2015 में श्रीजेश रविंद्र को हॉकी के क्षेत्र में दिया गया था। अब देखिए अपडेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं, देखिए बाबर नामा, ये जो बाबर की आत्मकथा है, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूं नामा हुमायूं, तो ये गलत है। हुमायूं नामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, इसकी बहन ने लिखा था, तो ये गलत है। तुजू के जहांगीर ने लिखा था। तो देखिए सुमेलित हैं, देखिए बाबर नामा, बाबर, शाहजहां नामा, मोहम्मद ताहिर, इनायत खान, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। ठीक है, तुजू के जहांगीरी, तो जहांगीर। नेक्स्ट है आर्टिकल 368, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो इससे संविधान संशोधन से। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा करने के लिए कहा गया है, तो अनुच्छेद 368 में प्रावधान है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। देखिए इसमें ऑप्शन है, इसमें देखिए संविधान संशोधन प्रक्रिया से, बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद विधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला है देखिए, कंप्यूटर पर आधारित कम से कम 5 से 6 प्रश्न आते हैं, तो ये भी देख लें। तो किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर की है जिसे दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है, तो कंट्रोल ए से तो संपूर्ण आलेख जो है सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट आल के लिए कंट्रोल ए दबाना पड़ता है। और उसको अगर कंट्रोल के से क्या करते हैं, हाइपर लिंक्ड डाले जाते हैं। आगे बढ़ें, बाइनरी संख्या, एक छोटी सी बाइनरी संख्या दी गई है। इसकी प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे दोस्तों, तो हमने जो है बाइनरी संख्या से दशमलव निकालना आपको समझाया था, तो उसको एक बार देख लें। ठीक है, तो जैसे कि ये सबसे एक है, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणे 2 के घाते 1 यानी 2 आएगा। फिर ये 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0 गुणे 2 के घाते 2, तो ये जो 0 हो जाएगा। लेकिन फिर 1 है तो यहाँ लिखेंगे अब 1 गुणे 2 के घाते 3। ठीक है, इसी तरह से एक गुणा होता चला जाएगा। अब देखिए पहले में आंसर आया 1, दूसरे में आया 2
और तीसरे में 0 और चौथे में 8। ठीक है, अब तीनों को जोड़ लेंगे तो 8 2 10, 10 और 1 11, तो ये बाइनरी संख्या क्या हो गई 11। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है कौन सा। तो देखिए इसमें पीपीपी है यानी पावर टू पॉइंट प्रोटोकॉल, फिर है एफटीपी है जिसको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, उसके बाद है यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन तीनों का संबंध कंप्यूटर से है, लेकिन ईपीएफ जो कि है ये कर्मचारी भविष्य निधि से है। ठीक है, ईपीएफ का संबंध कंप्यूटर सिस्टम से नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ईपीएफ का फुल फॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है दोस्तों परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, ठीक है, परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम, रैम या सीडी रोम या सीपीयू। तो देखिए ये होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, एक भंडारण का माध्यम है जिसका उपयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। तो ये रैम होती अस्थायी होती है और ये अस्थायी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 हो गया, तो दोस्तों इसमें कुल 80 प्रश्न यहाँ तक है। ठीक है, चलते हैं अपने, देखिए इस तरह से हमने जो आज सामान्य अध्ययन का जो वो प्रश्न था उसको हमने हल किया, जो कि ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ की भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया है, जो कि 5 जून 2016 को आयोजित की गई थी। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से हमने 2 अलग अलग वीडियोज़ में मिला करके हिंदी और सामान्य ज्ञान को कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।